लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के छठवें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आधी रात जा चुकी है। कमलिनी उस कमरे में जो उसके सोने के लिए मुकर्रर किया गया था, चारपाई पर लेटी हुई करवटें बदल रही है, क्योंकि उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होती और मिटती हैं। उसे इस कोठरी की बनावट ने और भी तरद्दुद में डाल रखा है। यद्यपि इस कोठरी में विशेष सामान नहीं और न किसी तरह की सजावट ही है, केवल एक चारपाई जिस पर कमलिनी सोई है और एक चौकी पड़ी है तथा कोने में एक क्षमादान जल रहा है, परंतु तीन तरफ की दीवारों पर वो ताज्जुब और तरद्दुद की निगाह डाल रही है। इस कमरे की एक तरफ की दीवार, जिधर से इसमें आने के लिए दरवाजा था, ईंट और चूने से बनी हुई थी, परंतु बाकी तीन तरफ की दीवारें तख्तेबंदी की थी, अर्थात लकड़ी से बनी हुई थी। कमलनी के दिल में शक पैदा हुआ और उसने सोचा कि इन तख्तेबंदी की दीवारों में कोई भेद जरूर है। इस मकान का कुछ कुछ भेद कमलिनी को मालूम था, पर यहां का पूरा पूरा हाल वो नहीं जानती थी और जानने की इच्छा रखती थी। आखिर कमलिनी से ना रहा गया और वो चारपाई से उठी। पहले उसने उस दरवाजे को भीतर की तरफ से बंद किया जो इस कमरे में आने जाने के लिए था। इसके बाद कमर से खंजर निकाल लिया और उसके कब्जे से तख्तेबंदी की दीवारों को जगह जगह से ठोक कर देखने लगी। एक जगह से उसे दीवार पोली मालूम पड़ी और उस पर वो बखूबी गौर करने लगी। जब कुछ मालूम न हुआ तो उसने क्षमादान उठा लिया और फिर उस जगह को गौर से देखा। थोड़ी देर में उसे विश्वास हो गया कि यहां पर एक छोटा सा दरवाजा है, क्योंकि दरवाजे के चारों तरफ की बारीक दरार का निशान बहुत गौर करने पर मालूम होता था। कमलिनी ने दरार में खंजर की नोक चुभ हुई और उसे अच्छी तरह दो चार बार हिलाया। दरार बड़ी हो गई और आधा खंजर उसके अंदर चला गया। फिर से कोशिश करने पर लकड़ी का एक तख्ता अलग हो गया और दूसरी तरफ जाने लायक रास्ता निकल आया। हाथ में क्षमादान लिए हुए कमलिनी अंदर घुसी और एक बहुत लंबी चौड़ी कोठरी में पहुंची। इस कोठरी में चारों तरफ की दीवार भी तख्तेबंदी की थी। इसमें कई ऐसी चीजें पड़ी हुई थीं जिनके देखने से चाहे कैसा ही संगदिल और दिलावर आदमी क्यों न हो, एक दफे जरूर कांप उठे और उसका कलेजा मामूली से चौगना और 8 गुना धड़कने लग जाए। इस कोठरी में एक घोड़े की लाश थी, मगर वो अजीब ढंग की थी। उसके चारों तरफ 4 खूंटियां जमीन में गड़ी हुई थी और उन खूंटियों के सहारे उस घोड़े के चारों पैर बंधे हुए थे। उस घोड़े का पेट चीरा हुआ और आंतें निकालकर बाहर रखी हुई थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। मालूम होता था कि ये घोड़ा किसी काम के लिए आज ही मारा गया है। उसके पास ही थोड़ी दूर पर फूलों के कई गमले रखे हुए थे और उनके पास ही एक सुंदर बिछौना था जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी तथा उस पर एक आदमी गर्दन तक सफेद ही चादर ओढ़े सो रहा था। घोड़े के पास से लेकर उस बिछावन तक पैर से लगे हुए खून के दाग जमीन पर दिखाई दे रहे थे और बिछावन की चादर तथा उस चादर में भी जो वो आदमी ओढ़े हुए था, खून के धब्बे लगे हुए थे। उस आदमी को देखकर कमलिनी इसलिए हिचकी कि कहीं वो जाग कर कमलिनी को देख न ले, मगर थोड़ी देर तक खड़े रहने पर भी उसके हिलने डुलने अथवा उसकी सांस चलने की आहट न मिली। तब कमलिनी हाथ में क्षमादान लिए हुए उस बिछावन के पास गई और रोशनी में उस आदमी की सूरत देखने लगी जिसका बिल्कुल चेहरा बखूबी खुला हुआ था। सूरत देखते ही कमलिनी चौंक पड़ी और क्षमादान जमीन पर रख बेधड़क उस आदमी का बाजू पकड़ के हिलाने और ये कहकर उसको जगाने का उद्योग करने लगी कि वाह वाह, तुम यहां बेखबर पड़े हुए हो और मुझे इसका हाल जरा भी नहीं मालूम। जब बाजू पकड़कर हिलाने से भी वो आदमी न जागा, तब कमलिनी को ताज्जुब हुआ और गौर से उसकी सूरत देखने लगी, मगर नब्ज पर हाथ रखा तो मालूम हो गया कि वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। ये जानते ही कमलिनी का जी भर आया और वो मुर्दे के सिर पर हाथ रखकर रोने और गरम गरम आंसू गिराने लगी। थोड़ी देर तक कमलिनी इसी अवस्था में पड़ी रही। आखिर वो चैतन्य हुई और ये कहकर उठ खड़ी हुई कि बात तो बहुत ही बुरी हुई, मगर इस समय मुझे सब्र करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी न कर सकूंगी। हाय, मेरा दिल और मेरे काबू में न रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरा पूरा सब्र करूंगी और देखूंगी कि क्या कर सकती हूं।
इसमें जरा भी संदेह नहीं कि इसकी जान निकले 4 पहर से ज्यादा अभी नहीं हुए। कमलिनी फिर क्षमादान उठाकर उस कोठरी में घूमने और चारों तरफ देखने लगी। पूरब और दक्षिण के कोने में एक लाश छत से लटकती हुई दिखाई पड़ी, जिसके गले में फांसी लगी थी। वो ताज्जुब के साथ क्षमादान ऊंचा करके उसकी सूरत देखने लगी। जब अच्छी तरह पहचान चुकी तो नफरत के साथ उस लाश पर थूक कर अपना मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चली ही थी कि ये आवाज सुनकर ठहर गई और उस तरफ देखने लगी जिधर से आवाज आई थी। आवाज ये थी, हाय, मौत को भी मौत आ गई। उसे ताज्जुब मालूम हुआ कि यह आवाज किधर से आई। वो ये देखने के लिए उस तरफ बढ़ी जिधर से आवाज आई थी कि शायद कोई सुराख या खिड़की दिखाई दे, और आखिर ऐसा ही हुआ। दीवार के पास पहुंचते ही एक सुराख ऐसा दिखा जिसमें आदमी की गर्दन बखूबी जा सकती थी। ये टेढ़ा और नीचे की तरफ झुका हुआ सुराख, जिसे किसी कमरे का रोशनदान कहना चाहिए, दीवार के बिल्कुल नीचे की तरफ था। कमलिनी ने उस सुराख में से झांक कर देखा तो एक छोटे से मगर सजे हुए कमरे में निगाह गई। ये कमरा उस कोठरी से एक खंड नीचे था जिसमें से कमलिनी झांक रही थी। उस कमरे में जो कुछ कमलिनी ने देखा उससे उसके दिल को बड़ा ही सदमा पहुंचा, और जब तक वो देखती रही उसकी आंखों से आंसू बराबर जारी रहे। कमलिनी ने देखा कि एक पलंग पर, जिसके पास ही क्षमादान जल रहा है, आफत की मारी बेचारी किशोरी पड़ी हुई है। रंज और गम के मारे सूख कर कांटा हो रही है। चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई है और कमजोरी की ये अवस्था है कि सांस भी मुश्किल से आती जाती है। थोड़ी थोड़ी देर पर उसके होंठ हिलते हैं और धीरे धीरे कुछ कहती है, मगर जब कहती है तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती है। वो कह रही थी, हाय, इससे बढ़कर मेरी दुर्दशा और क्या हो सकती है। इंद्रजीत सिंह, तुम्हारी मोहब्बत में मैं यहां तक पहुंच चुकी, कुल में कलंकनी कहाई, लज्जा को तिलांजलि दे बैठी, और वो सब दुख झेलने को तैयार हुई, ये सब तुम्हारी बदौलत। थोड़ी देर चुप रहकर यहां तक रोई कि अब आंखों में आंसू भी नहीं रहे। खाना पीना छोड़ देने पर भी निगोड़ी जान नहीं निकलती। हाय, मौत को भी मौत आ गई। नहीं नहीं, मौत को मौत नहीं आई। वो देखो, मेरे सामने खड़ा हुआ काल मेरी तरफ देख रहा है। अब कुछ दम की मेहमान हूं। मैं तो जाती हूं, मगर अफसोस, अपने प्यारे की जुदाई का रंज और उसकी बेवफाई और बेमुरव्वती की शिकायत अपने साथ लिए जाती हूं। हाय, इस समय ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी हालत देखे और मेरा हाल उनसे जाकर। थोड़ी देर चुप रहकर, जब उनको मेरी परवाह ही नहीं तो मेरा हाल कोई उनसे कहकर करेगा ही क्या। उन्होंने तो खुद कहला भेजा है कि मुझे कुछ भी परवाह नहीं। हाय, मैं ऐसी बातें कैसे सुन सकी। उसी समय मेरी जान क्यों ना निकल गई। नहीं नहीं, ये सब अय्यारी है। उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं कही होगी। पर इससे क्या हो सकता है जबकि दम निकलने में कुछ कसर बाकी नहीं है। देखो देखो, वो काल मेरी तरफ बढ़ा चला आता है। अच्छा है, किसी तरह वो शायद आए भी तो। हे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर, मैं तुम्ही को गवाह रखती हूं, क्योंकि तुम खूब जानते हो कि मैं निर्दोष इस दुनिया से उठी जाती हूं और इंद्रजीत सिंह की मोहब्बत के सिवाय अपने साथ कुछ भी नहीं लिए जाती। हाँ, उस प्यारे की। इसके बाद बहुत देर तक राह देखने पर भी कुछ सुनाई न दिया। कमलिनी ने समझा कि या तो इसे कमजोरी से गश आ गया और या इस हसरत की मारी बेचारी का दम ही निकल गया। इस समय कमलिनी ने जो कुछ देखा या सुना वो उसे बेसुध करने के लिए काफी था। कमलिनी जार जार रो रही थी, यहां तक कि हिचकी बंध गई और उसे इस बात का ध्यान बिल्कुल ही जाता रहा कि मैं यहां किस काम के लिए आई हूं, क्या कर रही हूं और इस समय कैसे खतरे में फंसी हुई हूं। कमलिनी के लिए यह समय बड़े ही संकट का था। वो नहीं चाहती थी कि बेचारी किशोरी का पूरा पूरा हाल जाने या उसे किसी तरह की मदद पहुंचाए बिना यहां से चली जाए, और साथ ही इसके भूतनाथ के कागजात को भी, जिनके लेने का वो पूरा पूरा उद्योग कर चुकी थी, किसी तरह छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि ये मौका निकल जाने पर फिर उनका हाथ लगना बहुत ही कठिन था। किशोरी की हालत पर अफसोस करती हुई कमलिनी अभी नीचे देख ही रही थी कि एकाएक उस कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत नौजवान अमीराना पोशाक पहने अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसके पीछे हाथ में पंखा लिए एक लौंडी भी थी, जिसने अंदर पहुंचने पर उस दरवाजे को उसी तरह बंद कर दिया। इस नौजवान की उम्र लगभग 25 वर्ष की होगी। दरमियाना कद, गोरा रंग, हाथ पैर से मजबूत और खूबसूरत था। वो किशोरी के पलंग के पास आकर खड़ा हो गया और गौर से उसकी तरफ देखने लगा। उस पलंग के पास ही एक मूढ़ा कपड़े से मढ़ा हुआ पड़ा था,
जिसे लौंडी उठा लाई और पलंग के पास रखकर पंखा झलने लगी। नौजवान ने बड़े गौर से किशोरी की नाड़ी देखी और फिर उस लौंडी की तरफ मुंह करके कहा, गश आ गया है। लौंडी, कमजोरी के सबब से? नौजवान, एक तो बीमार, दूसरे कई दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया। फिर ऐसी नौबत तो हुआ ही चाहे। अफसोस ये मेरी बात नहीं मानती और मुफ्त में जान दे रही है। लौंडी, इस जिद का भी कोई ठिकाना है? नौजवान, खैर चाहे जो हो, मगर दो बात से तीसरी कभी हो ही नहीं सकती। या तो ये मेरी होकर रहेगी या इसी अवस्था में पड़ी पड़ी यमलोक को सिधार जाएगी। अच्छा, इसे होश में लाना चाहिए। जो हुक्म, कहकर लौंडी वहां से चली गई और एक अलमारी में से, जो पलंग के सिरहाने की तरफ थी, कई बोतलें निकाल लाई, जिन्हें उस नौजवान के पास रखकर वो फिर पंखा झलने लगी। नौजवान ने अपनी जेब से रूमाल निकालकर एक बोतल के अर्क से उसे तर किया और दूसरी बोतल में से थोड़ा सा अर्क हाथ में लेकर किशोरी के मुंह पर छींटा दिया। इसके बाद वही रूमाल नाक के पास ले जाकर कुछ देर तक सुंघाया। जब उससे कुछ काम न चला तो तीसरी बोतल से अर्क लेकर उसके मुंह पर छींटा दिया। थोड़ी देर में किशोरी का गश जाता रहा और उसने आंख खोलकर देखा, मगर जैसे ही उस नौजवान पर निगाह पड़ी वो कांप उठी और दोनों हाथों से मुंह ढांप कर बोली, है ना मालूम ये चंडाल अब क्यों मेरे पास आया है। नौजवान, मैं इसी वास्ते आया हूं कि एक दफे तुमसे और पूछ लूं। किशोरी, एक दफे क्या 100 दफे कह चुकी कि तू मुझसे किसी तरह की उम्मीद न रख। मैं तेरी सूरत देखने की बनिस्बत मौत को 1000 दर्जे अच्छा समझती हूं। नौजवान, क्या अभी तक तुझे इस बात की उम्मीद है कि इंद्रजीत सिंह आकर तेरी मदद करेंगे और छुड़ा ले जाएंगे? किशोरी, मुझे क्या पड़ी है कि इन सब बातों का तुझे जवाब दूं। मैं तुझ पर बल्कि तेरे 7 पुश्त पर थूकती हूं। चांडाल, हट जा मेरे सामने से। लौंडी नौजवान से, हुजूर इस कमीने औरत से क्यों बेइज्जती करा रहे हैं? इसमें क्या ऐसा हीरा जड़ा है? नौजवान क्रोध के मारे कांपने लगा, आंखें लाल हो गईं और दांत पीसता हुआ मोढ़े पर से उठा। दाहिने हाथ से वो छुरा निकाल लिया जो उसकी कमर में छिपा हुआ था और बाएं हाथ से किशोरी का हाथ पकड़कर ये कहता हुआ उसकी तरफ झुका, जब ऐसा ही है तो मैं इसी समय क्यों ना तुझे यमलोक पहुंचा दूं। उस नौजवान और किशोरी की अवस्था देखकर कमलिनी परेशान हो गई और सोचने लगी कि इस जल्दी में कौन सी तरकीब की जाए कि किशोरी की जान बचे। मगर वो कर ही कह सकती थी। एक तो वो स्वयं चोरों की तरह कोठरियों में घूम रही थी। यदि किसी को जरा भी शक हो जाए तो उसकी जान पर आ बने। दूसरे कोई ऐसा रास्ता भी नहीं दिखाई देता था जिधर से किशोरी के पास पहुंचकर उसकी सहायता करती। मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि कमलिनी बहुत होशियार, चालाक और बुद्धिमान थी। उसने बहुत जल्द ही दिल में इस बात का फैसला कर लिया कि अब क्या करना चाहिए। एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिल में दौड़ गया, मगर देखना चाहिए कि उससे कहाँ तक काम निकलता है। जिस समय किशोरी को मारने के लिए वो नौजवान झुका और कमलिनी को मालूम हुआ कि अब उस बेचारी का काम तमाम होना चाहता है, उसी समय कमलिनी ने अपनी कमर से तिलिस्मी खंजर निकाल लिया और जिस मोखे में देख रही थी उसके अंदर डाल उसका कब्जा दबाया। पाठकों को याद होगा कि कमलिनी की कमर में इस समय 2 तिलिस्मी खंजर मौजूद हैं। ये खंजर बिजली की तरह चमका और उस कोठरी में इतनी ज्यादा चमक या रोशनी पैदा हुई कि लौंडी, किशोरी और उस नौजवान की आंखें बिल्कुल बंद हो गई जो किशोरी को मारना चाहता था। इसके साथ ही कमलिनी ने भारी स्वर में ये आवाज दी, खबरदार, किशोरी की जान लेकर अपनी जान का ग्राहक मत बन। उस बिजली की चमक ने तो नौजवान को परेशान कर ही दिया था, मगर साथ ही कमलिनी की आवाज ने, जो गैब की आवाज मालूम होती थी, उसे बदहवास कर दिया और वो इतना डरा और घबराया कि बिना कुछ सोचे और किशोरी को दुख दिए उस कोठरी से निकल भागा। कमलिनी ने भी अब उस जगह ठहरना मुनासिब न जाना। जहां तक जल्द हो सका अपने कमरे में चली आई। उस तख्ते के दरवाजे को, जिसे खोल दूसरी कोठरी में गई थी, ज्यों का त्यों बंद करने के बाद अपने कमरे का दरवाजा भी खोल दिया, जो दूसरी कोठरी में जाने के पहले भीतर से बंद कर लिया था। इस समय रात बहुत थोड़ी रह गई थी। कमलिनी ने चाहा कि 2 घंटे आराम करे, मगर जो कुछ अद्भुत बातें उसने देखी और सुनी थी, उनके ख्याल और विचार ने आराम लेने न दिया और उसे किसी तरह नींद न आई। अभी आसमान पर सुबह की सफेदी अच्छी तरह फैलने भी नहीं पाई थी कि दरवाजा खुलने की उसे आहट मालूम हुई। कमलनी ने दरवाजे की तरफ देखा तो नागर पर नजर पड़ी। कमलनी पहले ही सोचे हुए थी कि आज की अद्भुत बातों का असर कुछ न कुछ नागर पर जरूर पड़ेगा और वो सवेरा होने से पहले ही यहां पहुंचेगी
बल्कि ताज्जुब नहीं कि वो मुझ पर किसी तरह का शक भी करे। आखिर कमलनी का सोचना ठीक निकला। इस समय नागर के चेहरे पर परेशानी और उदासी छाई हुई थी। उसने आते ही कमलिनी पर एक तेज निगाह डाली और सवाल करना शुरू किया। इस समय तुम्हारी आंखें लाल मालूम होती हैं, क्या नींद नहीं आई? कमलिनी: हाँ, 2 घंटे के लगभग तो मैं सोई, मगर फिर नींद नहीं आई। अभी तक डर के मारे मेरा कलेजा कांप रहा है। ये उम्मीद ना थी कि तुम मुझे ऐसी भयानक जगह सोने के लिए दोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह की बुराई नहीं की थी। नागर ताज्जुब से: सो क्या? तुम्हें किस बात की तकलीफ हुई और यहां पर क्या भयानक वस्तु देखने में आई? कमलिनी: मैं यहां पर अब एक सायत भी नहीं ठहर सकती, केवल तुम्हारी राह देख रही थी। नागर: आखिर मामला क्या है? कुछ कहो भी तो। कमलिनी: अच्छा, बाहर चलो तो जो कुछ देखा है तुमसे कहूं। इसमें कोई शक नहीं कि नागर बहुत तेजी के साथ आई थी और उसे कमलिनी पर शक था, मगर कमलिनी ने ऐसे ढंग से बातें की कि उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई और वो तरह तरह की सोच में पड़ गई। नागर और कमलिनी बाहर आई और सहन में एक संगमरमर की चौकी पर बैठकर बातचीत करने लगी। नागर: हाँ, कहो, तुमने क्या देखा? कमलिनी: 2 घंटे तो मैं बड़ी आराम से सोई, पर यकायक घड़घड़ाहट की आवाज सुन चौंक पड़ी और घबरा कर चारों तरफ देखने लगी। नागर: घड़घड़ाहट की आवाज कैसी? कमलिनी: मालूम होता था कि इस कमरे के नीचे कई गाड़ियां दौड़ रही। पहले तो मुझे शक हुआ कि शायद भूकंप आने वाला है, क्योंकि उसके पहले भी प्रायः ऐसी घटना हुआ करती है, मगर सुना हुआ। आखिर थोड़ी देर तक राह देखकर फिर सो रही। आधा घंटा भी ना हुआ होगा कि मेरी चारपाई हिली। मैं घबरा कर उठ बैठी और अपने सामने एक कम उम्र के लड़के को देखकर ताज्जुब करने लगी। नागर ताज्जुब से: कम उम्र लड़का? या कोई औरत थी? शायद तुमने अच्छी तरह ख्याल ना किया हो। कमलिनी: जी नहीं, जहां तक मैं समझती हूं वो लड़का ही था। नागर: भला उसकी उम्र क्या होगी और सूरत शक्ल कैसी थी? कमलिनी: शायद 14 या 15 वर्ष होगी। चेहरा खूबसूरत और रंग गोरा, सिर पर मुड़ासा बांधे और हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा लिए था। नागर कुछ सोचकर: तुमने धोखा खाया, वो जरूर कोई औरत, बल्कि कमल। अच्छा, तब क्या हुआ? कमलिनी: उसने आते ही मुझसे पूछा कि सच बता, किशोरी कहाँ है? नागर: आते ही किशोरी को पूछा? कमलिनी: जी हाँ, मैंने जवाब दिया कि मुझे खबर नहीं। इतना सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गईं और गुस्से के मारे थर थर कांपने लगा। उसने वो बड़ा डिब्बा जो हाथ में लिए था जमीन पर दे मारा। उस डिब्बे में से इतनी तेज चमक पैदा हुई कि जिसे मैं अच्छी तरह बयान नहीं कर सकती। मालूम होता था कि आसमान से उतरकर कई बिजलियां एक साथ कमरे के अंदर आ घुसी हैं। मेरी आंखें एकदम बंद हो गईं और मैं कांप कर चारपाई पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि कोई आदमी मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। बस उस समय मैं बेहोश हो गई और तन बदन की सुध जाती रही। मैं समझती हूं कि कोई पहर भर के बाद मुझे होश आई और तब से बराबर जाग रही हूं। मैंने बहुत चाहा कि कमरे से निकल भागूं, मगर डर के मारे हाथ पैर ऐसे कमजोर हो गए थे कि चारपाई से उठ न सके। इस समय जब तुम्हारी सूरत देखी तो जरा जी ठिकाने हुआ। नागर कुछ देर सोचने के बाद धीरे से: बेशक ये काम मजली रानी का है, दूसरे का नहीं। कमलिनी: मजली रानी कौन? नागर: तुम उसे नहीं जानती हो। कमलिनी: खैर जो हो, मैं तो सोचे हुए थी कि कल या परसों जब मैं अपना काम करके लौटूंगी और एक रात इस शहर में काटने की नौबत आवेगी, तो बस इसी मकान में रह जाऊंगी, क्योंकि मनोरमा की मोहब्बत के भरोसे इसे भी अपना घर समझती हूं। मगर रात की बात ने ऐसा डरा दिया कि अब हिम्मत नहीं पड़ती। नागर: नहीं नहीं, तुम जब इधर आया जाया करो तो यहां जरूर टिका करो और इस मकान को अपना ही समझो। मैं लौंडियों और नौकरों को इस विषय में पूरा पूरा हुक्म देती हूं। ये भयानक घटना जो आज हुई है, रोज नहीं हो सकती, इससे निश्चिंत रहो। कमलिनी: क्या कहूं, अभी तक होश हवास दुरुस्त नहीं हुए। नागर: जरा ठहरो, मैं इस कमरे में जाती हूं और एक चीज देखकर अभी लौट आती हूं। नागर उठी और उस कमरे में चली गई जिसमें कमलिनी सोई थी, मगर थोड़ी देर बाद आकर बोली: तुम बेखौफ रहो, आज के बाद फिर कभी इस मकान में ऐसी घटना न देखोगी। क्या करूं, लाचार हूं, क्योंकि इस समय मुझे झक मारकर रोहतास गढ़ मनोरमा को छुड़ाने के लिए जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आज एक भारी काम निकलने का मौका आ गया था। कमलिनी: तुमने क्या कहा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। नागर: इन बातों को तुम नहीं समझ सकती।
खैर, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो रोहतासगढ़ जाने के लिए तैयार हो चुकी हूं। कमलनी: अच्छी बात है। जहां तक हो सके जल्दी जाओ। मैं भी एक जरूरी काम के लिए मिर्जापुर जाती हूँ। कल या परसों तक लौटूंगी। मैं तो कल ही चली जाती, मगर तुमने व्यर्थ मुझे रोक लिया। नागर: मैंने व्यर्थ नहीं रोका था, मगर हां, अब उसे व्यर्थ ही कहना चाहिए। खैर, माफ करो और कृपा करके मेरी एक बात स्वीकार करो तो बड़ा एहसान मानूंगी। कमलिनी: वो क्या? नागर: इस समय तो मैं रोहतासगढ़ जाती हूं। क्या जाने कब तक लौटना हो, मगर तुम 15 दिन के अंदर मुझसे एक दफे जरूर मिलो। कमलिनी: 15 दिन तक तो मैं इस प्रांत में नहीं रह सकती। हाँ, 5-7 दिन तक मैं, यदि मुझसे मिल सको तो ठीक है। नागर: शायद 5-7 दिन तक मेरा लौटना ना हो। कमलिनी: ऐसा नहीं हो सकता। तुम जिस समय पहुंचोगी और भूतनाथ के कागजात तेज सिंह को दिखाओगी, उसी समय मनोरमा की छुट्टी हो जाएगी। इसमें कुछ संदेह नहीं कि तेज सिंह बात का बड़ा धनी है। नागर: यदि ऐसा हो तो मैं अपने तेज घोड़े पर सवार हो कल बखूबी रोहतासगढ़ पहुंच सकती हूं। कमलनी: ऐसा करो तो तुम 4 ही दिन में लौट आओगी। मैं भी कल या परसों मिर्जापुर से आ जाऊंगी, और जब तक तुम न लौटोगी इसी मकान में टिकी रहूंगी, क्योंकि मनोरमा ने पुनः मिलने के लिए मुझसे कसम खिला ली है। अस्तु 5-4 दिन तक अपना हर्ज करके भी मनोरमा के लिए यहां अटकना आवश्यक है। नागर: बहुत अच्छी बात है। जब मनोरमा से वायदा कर चुकी हो तो मुझे विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं। कमलिनी: अच्छा, तो आप अब मेरा एक काम करें। नागर: कहिए। कमलिनी: अपने किसी आदमी को भेजकर एक घोड़ा किराए पर मंगवा दीजिए, जिस पर सवार होकर मैं मिर्जापुर जाऊं, क्योंकि यद्यपि मैं अय्यार हूं, परंतु रोहतासगढ़ से यहां तक तेजी के साथ आने के कारण बहुत सुस्त हो रही हूं। नागर: क्या मनोरमा के घर में घोड़ों की कमी है जो तुम्हारे लिए किराए का घोड़ा मंगवाया जाए? इतना कहकर नागर चली गई। थोड़ी देर के बाद एक लौंडी आई, जिसने कमलिनी को स्नान इत्यादि से छुट्टी पा लेने के लिए कहा। कमलिनी ने दो एक जरूरी काम से तो छुट्टी पा ली, मगर स्नान करने से इनकार किया और अपने बटुए से सामान निकालकर चिट्ठी लिखने लगी। घंटे भर बाद सफर के सामान से लैस होकर कई लौंडियों को साथ लिए हुए नागर भी उसी जगह आ पहुंची जहां कमलिनी बैठाई गई थी। उस समय कमलिनी चिट्ठी लिख चुकी थी। नागर: मैंने तुम्हारे पास इसलिए एक लौंडी भेजी थी कि तुम्हें नहला धुला दे, मगर तुमने। कमलिनी: हाँ, मैंने स्नान नहीं किया, क्योंकि इस समय अर्थात सूर्योदय के पहले स्नान करने की मेरी आदत नहीं। कहीं स्नान कर लूंगी, और कामों से छुट्टी पा चुकी हूं। नागर: खैर, कुछ मेवा खाकर जल पी लो। कमलिनी: नहीं, इस समय माफ करो। हाँ, थोड़ा सा मेवा साथ रख लूंगी जो सफर में काम आवेगा। थोड़ी देर बाद दो घोड़े कसे कसाए लाए गए। एक पर नागर और दूसरे पर कमलिनी सवार हुई। उस समय कमलिनी ने वो चिट्ठी जो अभी घंटा भर हुआ लिखकर तैयार की थी, नागर के हाथ में दे दी और कहा, इसे हिफाजत से रखो। मनोरमा को देकर मेरी तरफ से जय माया की कहना। वो चिट्ठी लिफाफे के अंदर थी और जोड़ पर मुहर लगाई हुई थी। बाग के बाहर निकलकर कमलिनी ने पश्चिम का रास्ता लिया और नागर पूरब की तरफ रवाना हुई। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 6वें भाग का 7वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसके साथ ही चंद्रकांता संतति का 6वां भाग समाप्त होता है।